Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday गुशियाँ। आज दोस्तों मेरी गुशियाँ का बर्थडे है, जिसे मैं अपनी छोटी बहन कहती हूँ, पर अब मैं उसे छोटी बहन नहीं कहने वाली क्योंकि वो मेरी माँ बराबर हो गई है। मतलब कि यार, अगर गलती से तबीयत ख़राब हुई है और उसे पता चला तो वो तो मुझे मार ही डालती है। खैर मैं उसकी शिकायत बाद में करूँगी। पहले ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप सभी मेरी गुशियाँ को हैप्पी बर्थडे विश कर दीजिए, क्योंकि आज है 31 दिसंबर और मेरी गुशियाँ का बर्थडे। और उसके बर्थडे पर मैंने ठीक 1 साल बाद ले आया है आफ्टर फेलन फॉर यू का सीजन 2। आप सभी को याद होगा दोस्तों कि पिछले साल मैंने आज की ही डेट में डाला था, मैंने लाया था आफ्टर फेलन फॉर यू, और अब ठीक 1 साल बाद मैं ले आई हूँ आफ्टर फेलन फॉर यू का सीजन 2। तो मैं इसे शुरू करने वाली हूँ, पर शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी दोस्तों कि ये स्टोरी फैंटेसी है। कुछ भी हो सकता है स्टोरी में और मैं कुछ भी ऐड कर सकती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग कहानी को और इस स्टोरी को अपने फैंटेसी के हिसाब से लें और कुछ भी ये ना सोचे कि ये क्यों हो गया या वो क्यों हो गया। बस मैं फैंटेसी के हिसाब से ही कर रही हूँ। तो उम्मीद है आप लोग को पसंद आए तो ज़रूर आप लोग लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए मैं शुरू करती हूँ। पर शुरू करने से पहले आप सभी मेरी गुशियाँ को बर्थडे विश जरूर कीजिए। कहानी की शुरुआत में हमें एक जंगल को दिखाया जाता है जिस पर कुछ लोग दौड़ रहे थे, जिनके दौड़ने से सूखे पत्तों की आवाज़ आ रही थी। ये 4 लोग थे। अभी हमें ये दिखाया जाता है कि वो 4 लोग किसी के पीछे भाग रहे थे। हमें लगभग 18 साल के लड़के को दिखाया जाता है जो उन 4 लोगों से बच के भाग रहा था। वो 4 लोग एक दूसरे की ओर देख रहे थे। अब उनमें से एक शख्स भागते भागते अपने बैक साइड हाथ ले जाता है। मतलब एक जो शख्स है वो भागते भागते अपने एक बैक साइड ही हाथ लेके गया है और एक चाकू निकालते हैं। अभी हम उस लड़के को देखते हैं जो भाग ही रहा था। उसके पैरों में चप्पल भी नहीं थी। जंगल के कांटे और छोटे छोटे कंकर उसके पैरों पर चुभ रहे थे। पैरों से खून आ रहा था। जंगल में जो कंकर और सूखे पत्ते थे उनमें से उस लड़के का खून आ रहा था। अभी ये जो 4 लोग थे वो अपना अपना पोजीशन चेंज करते हैं। जिसने चाकू निकाला था वो उन सभी के लेग पर अपना अपना पैर रखता है। इन लोग ऐसे खड़े हुए बैठे हैं। उनका एक पाँव ऊपर है और फिर वैसे ऊपर है, एक पाँव ऊपर है जिसमें उनका जो पैर है हल्का मुड़ा हुआ है, जिसके ऊपर ये जो चाकू निकालने वाला बंदा है वो उन लोग के ऊपर अपना एक एक करके पैर रख रहा है। अब वो पैर रख के, वो चाकू वाला जो बंदा है वो पैर रख के दौड़ते हुए पैर रखा है, कूदा है और फिर कूद के एक के बाद एक जंप करते हुए ही वो उस लड़के को मार देता है जो भाग रहा था। और जो चाकू सीधे ही उस लड़के के रील के जस्ट थोड़ा सा किनारे लगता है ना, रील के बीचों बीच नहीं लगता है, रील के जस्ट थोड़ा सा किनारे लगता है। अभी वो लड़का सीधा खड़ा हो जाता है। धीरे धीरे उसके पेट से खून जैसे पानी की तरह गिर रहा था। अभी हम उस लड़के का फेस नहीं देख पा रहे थे। अब वो लड़का अचानक ही वही खड़े खड़े नीचे गिर जाता है। अभी जिस शख्स ने उस लड़के को चाकू फेंक के मारा था वो उस लड़के के करीब जाता है और उसके कलाई से उसके नब्ज़ चेक करता है। अब वो लड़का उस लड़के का गला चेक करता है। तो हमारा आप सभी जानते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारा जो गला है थोड़ा ऊपर नीचे तो वो होता ही है, तो इसलिए वो चेक करता है। अब ये शख्स जो इस लड़के को चेक ही कर रहा था कि अचानक से इसका फ़ोन बजने लगता है। फ़ोन के बजते ही जल्दी से फ़ोन को देखता है और फिर अब वो लड़का फ़ोन उठाता है।
और कहता है यस बॉस। अभी हम कॉल पर जो भी है उसकी वॉइस नहीं सुन रहे, हम सिर्फ इस लड़के के शब्दों को ही सुन रहे हैं। ये लड़का कहता है यस बॉस, जी हाँ, बस अभी तक मरा तो नहीं है, पर इस जंगल में इसे मैं इसी जख्मी हालत में छोड़ दूँ तो सारे जंगली जानवर इसे कच्चा चबा खाएंगे। अभी ये लड़का कॉल पर बात ही कर रहा था और बाकी के जो 3 लोग थे वो भी वहीं पर खड़े थे। तभी हम देखते हैं जिस लड़के को चाकू लगा था उस पर अचानक ही ज़ोरदार बिजली गिर जाती है। जो बात कर रहा था, बिजली गिरने की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि उसके हाथ से फ़ोन नीचे गिर जाता है। अभी हम उस लड़के को देखते हैं जिस पर बिजली गिरी थी। ये लड़का जिसे इतनी चोट आई थी, वो तो ऐसा लग रहा था जैसे उसे चोट लाई ही नहीं हो। वो धीरे धीरे जो अभी नीचे पड़ा हुआ था वो धीरे धीरे खड़ा हो रहा था। उसके शरीर पर जितने भी चोट थे सब ठीक हो रहे थे और ये जो 4 लोग थे ये हैरानी से उसे देख रहे थे। अभी ये लड़का अपने चेहरे को छूने लगता है, अपने हाथ को देखने लगता है, खुद को देखते रहता है। ये जो 4 लोग थे ये बहुत ही डर गए थे क्योंकि इनके सामने ही लड़का जिस पर इन चारों ने इतने हमले किए थे, चाकू मारा था, जो लड़का अधमरा सा हो गया था, वो लड़का इतना फिट कैसे हो सकता था। अभी ये जो 4 लोग थे डर से इतने अपने मतलब उन लोग कदम ही पीछे लेने लगते हैं। अभी जैसे ही ये लोग अपने कदम पीछे ले रहे थे सूखे पत्तों की आवाज़ आ रही थी। आवाज़ आते ही वो लड़का उन लोगों की ओर देखने लगता है। अभी हम इन चारों का फेस देखते हैं जिस पर पसीना साफ देखा जा सकता था। ये लड़का अचानक ही उस शख्स के करीब पहुंच जाता है जिसने उसे चाकू मारा था। उसके करीब आते ही ये शख्स बिल्कुल ही हैरान हो जाता है, जैसे उसके कंधे सूख रहे हो। अभी ये शख्स इस लड़के की आंखों में देख रहा था। अब ये लड़का उस शख्स का वही हाथ पकड़ता है जिससे उसने उसे चाकू फेंक कर मारा था। वो लड़का उसके उसी हाथ को पकड़ता है, उसे सीधे उल्टा करके, मतलब उसे उल्टा कर देता है। जैसे हम किसी को पकड़े हैं ऐसे उल्टा किए तो वो उसकी पीठ हमारी साइड रहती है और हम उसका हाथ पकड़े रहते हैं। उसके शोल्डर पर अपना हाथ रखता है और कहता है इसी हाथ से तुमने मुझे चाकू मारा था ना, कहो तो मैं इसे उखाड़ दूँ। ये शख्स बहुत डर जाता है और कहता है नहीं नहीं प्लीज़ मुझे छोड़ दो। ये लड़का हंसने लगता है और कहता है अरे तुम इतना क्यों डर रहे हो, तुम इतना क्यों घबरा रहे हो, मैंने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं। अब ये लड़का बाकी के 3 लोगों को भी देख रहा था और ये 3 लोग जो पहले ही घबराए हुए थे, ये लड़का इन लोगों को और देखते देखते ही उस शख्स का हाथ उखाड़ देता है। जिसका हाथ उखाड़ा गया था वो दर्द से चीखने लगता है। बाकी सब की तो जैसे आवाज़ ही चली गई हो, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ था। अभी ये लोग होश में आते हैं, समझ गए थे कि उसके बाद इनकी ही बारी है। ये जो 4 लोग हैं ये घबरा के भागने लगते हैं। लाइक 4 नहीं 3 लोग। अब इन लोग घबरा के भाग ही रहे हैं और इनके लाइक ये जो लड़का है वो इनकी ओर देखने लगता है। अभी इन लोग घबराते हुए भाग रहे हैं और ये जो लड़का है उनकी ओर मुस्कुराते हुए देख रहा है। वहीं पर जैसे ही ये तीनों भाग ही रहे थे अचानक से इन लोग का पैर ट्विस्ट हो जाता है और जिस पर उस शख्स ने पैर रखा था ये तो तीनों गिर ही जाते हैं। जैसे ही ये तीनों गिरते हैं अचानक ही इनके ऊपर एक बेल जैसा लपकने लगता है। जिन पर कांटे थे वो कांटे इन लोगों के चुभ रहे थे। ये लोग दर्द से चिल्ला रहे थे। अभी हम इस लड़के को देखते हैं जो मुस्कुरा रहा था। ये लड़का
आसमान की ओर देखता है और कहता है, आपका धन्यवाद, आपने मुझे ये ज़िंदगी दी है। अब ये लड़का उसी शख्स को देखता है जिसका उसने हाथ उखाड़ा था। ये लड़का उसे वही धक्का दे देता है और कहता है, मुझे जंगली जानवरों का खाना बनाना चाहते थे ना तुम लोग, पर अब तुम लोग उन जंगली जानवरों का खाना बनोगे। अब ये लड़का अपनी आंखें बंद करता है, मन ही में ही कहता है, लावेन, मैं आ रहा हूँ हमारे प्यार के अधूरे दास्तान को पूरा करने, सब कुछ ठीक करने। और इससे हमें पता चलता है ये लड़का कोई और नहीं बल्कि हमारा जाऊ था। हम जाऊ को देखते हैं। जाऊ अभी एक आलीशान महल के सामने खड़ा था। अभी जाऊ उस घर को देखते रहता है। अब जाऊ उस घर के अंदर चला जाता है। जैसे ही जाऊ अंदर जाता है, घर पर बहुत हल्ला हो रहा था। अभी हम एक शख्स को देखते हैं जो कि सीढ़ियों से चलते हुए आ रहा था। अभी कॉल पर बात कर रहा था। जाऊ उसे देखते हुए अंदर जाता है। ये शख्स सीढ़ियों से उतरते हुए सीधे जाऊ के पास जाता है और कहता है, जिशु, कहाँ थे तुम? हंगलू पहले ही स्कूल से आ गई है। जाऊ उसे देखता है, फिर कहते हैं, हाँ चाचा रोंग, तो ये है जाऊ का चाचा रोंग जुआन। जाऊ कहता है, और चाचा वेन के सिंह कहाँ है? रोंग कहते हैं, वो तुम्हारे पापा के पास गया है, तुम जाओ होंगलू से मिल लो। जब से वो स्कूल से आई है बहुत परेशान लग रही है। मैंने पूछा तो मुझे कुछ बताया नहीं। तुम उसके बड़े भाई हो, शायद तुम्हें कुछ बता दे। जाऊ हाँ कहता है और कहता है कि कहाँ है होंगलू? रोंग कहते हैं वो ऊपर है, और मतलब लाइक वो अपने कमरे में है। अब जाऊ हाँ कहता है और सीढ़ियों से अपने कमरे में एक की ओर चले जाता है, लाइक अपने होंगलू के कमरे की ओर जाता है। अब वो एक कमरे के अंदर जाता है और कहता है, होंगलू। अभी हम बिस्तर पर बैठी हुई एक लड़की को देखते हैं जिसकी एज 16 ही थी। होंगलू झाऊ की ओर देखती है और कहती है, चले जाइए भाई, मुझे किसी से बात नहीं करनी। और होंगलू सीधे ही झाऊ को तकिया फेंक के मारती है। झाऊ उस तकिए को हाथ में ले लेता है और कहता है, अरे हुआ क्या है, आग का गोला क्यों बनी हुई हो? होंगलू कहती है, मैं आग का गोला बनी हुई हूँ? देखिए भाई, पहले ही बहुत परेशान हूँ, आप और मुझे परेशान मत कीजिए, ना ही मुझे गुस्सा दिलाइए। झाऊ मुस्कुराता है और कहता है, अच्छा ठीक है, बताओ क्या हुआ? होंगलू कहती है, भाई वो स्कूल में मेरे सीनियर्स। झाऊ हाँ, लाइक झाऊ कह रहा है, हाँ क्या हुआ, क्या किया सीनियर ने? होंगलू कहती है, मुझसे कहा गया था कि मैं किसी को थप्पड़ मारूं जो भी स्कूल के अंदर पहले आए। झाऊ हाँ, फिर क्या हुआ? होंगलू कहती है, फिर क्या था, स्कूल में मैं पहले। तो अब हम होंगलू का छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं। होंगलू हाई स्कूल की स्टूडेंट है। अभी हमारी होंगलू स्कूल में गई थी, मतलब वो गई ही थी कि तभी उसके सीनियर उसको बुला लेते हैं। होंगलू जाती है और कहती है, हाँ क्या हुआ? उसके सीनियर कहते हैं, हमारे लिए पेप्सी लेकर आओ। होंगलू कहते हैं कि मैं नहीं लाने वाली, वो साफ मना कर देती है। अब उसके सीनियर कहते हैं, अच्छा तो तुम हमें मना करोगी? अपने सीनियर्स को तो क्यों ना हम प्रिंसिपल को ये दिखा दें। अभी इन सीनियर्स में से एक पर्सन अपना फ़ोन होंगलू को दिखाता है। उस सीनियर के फ़ोन में होंगलू का पिक था जिसमें हमारी होंगलू स्कूल बंक कर रही थी, लाइक स्कूल से गायब होने की तैयारी में थी। होंगलू ये देखती है तो कहती है, नहीं ये मत करना प्लीज़। अभी वो सीनियर कहता है, तो ठीक है, जाकर पेप्सी लेकर आओ। होंगलू हाँ कहती है और कहती है, पेप्सी के पैसे? सीनियर कहता है, इतने बड़े बिजनेसमैन किन्हुआई जांग की बेटी हमसे पेप्सी के पैसे लेंगी? चलो लेकर आओ। होंगलू उन्हें देखने लगती है और पेप्सी लेने चली जाती है। सीन कट होता है, हम होंगलू को
पेप्सी ला चुके थे। लाइक होंगलू जो है वो पेप्सी ला चुकी थी और सीनियर को दे देती है। अब होंगलू सीनियर से कहती है वो पिक डिलीट कर दो। वो सीनियर कहता है नहीं, इतनी जल्दी भी क्या है, पहले एक और काम करना होगा। होंगलू कहती है क्या करना होगा? सीनियर कहता है अभी सबसे पहले जो भी अंदर आएगा तुम्हें उसे थप्पड़ मारना होगा। होंगलू मना करती है तो सीनियर कहता है सोच लो, अगर मैंने ये पिक प्रिंसिपल को दिखा दिया तो? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, मेरे पास तो उनका नंबर भी है, चलो मैं उन्हें सीधे सेंड कर देता हूँ। होंगलू नहीं कहती है नहीं। सीनियर कहता है तो चलो जाओ फिर, जैसा मैंने कहा करो। अभी हम देखते हैं हमारी होंगलू स्कूल की एंट्री की ओर जा रही थी। यहाँ से सीनियर देख रहे थे अभी स्कूल एंट्री से एक लड़की आती है जिसने पर्पल कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट पहन रखी थी। अभी हम होंगलू और होंगलू को देखते हैं जो और बार बार लाइक वो पीछे की ओर बार बार ही देख रही थी। अभी तक होंगलू ने ये नहीं देखा था कि वहाँ पहले से ही कोई आ चुका है। अभी जो सीनियर था वो इशारा करता है कि पीछे देखो, चलो मारो। अभी होंगलू अपनी आंखें बंद करती है, अपने हाथों को थप्पड़ के शेप में ले आती है और फिर पीछे मुड़ के बिना देखे ही सीधे एक थप्पड़ मार देती है। थप्पड़ बहुत ज़ोरदार पड़ा था। अभी सभी देखने लगते हैं। तभी उन सीनियर के पास से एक प्यून गुजरता है जो कहता है अरे ये तो नई हिंदी की टीचर है, यूनसाई। अभी इस प्यून ने इतना ही कहा था कि सीनियर देखने लगते हैं होंगलू और यूनसाई को। होंगलू तो थप्पड़ मारकर डरी हुई थी, वो लाइक वहीं पर वो खड़ी हो गई थी। यूनसाई अपने फेस को पकड़ लेती है और होंगलू को देखती रहती है। अब यूनसाई होंगलू का एक हाथ पकड़ लेती है और कहती है मेरे पहले ही दिन में तुमने ऐसे ही स्वागत किया ना। सीधे अब वो जो हमारी यूनसाई है वो कहती है तो मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहूँगी। ऐसा कहे के यूनसाई सीधे होंगलू का हाथ पकड़ के लाइक उसे पकड़ी है और सीधे होंगलू को एक ज़ोरदार थप्पड़ दे देती है। सीनियर देखने लग जाते हैं। अब सीधे सीन कट होता है, हम देखते हैं होंगलू यूनसाई दोनों ही प्रिंसिपल के रूम में थे। होंगलू ने सर नीचे कर रखा था। यूनसाई प्रिंसिपल से कहती है ये क्या है प्रिंसिपल जी, आपने अपने बच्चों को ये शिक्षा दी है? मैं स्कूल के अंदर ही आई थी, मैंने एंट्री ही ली थी कि इसने मुझे थप्पड़ मार दिया, साफ दिया। लाइक इसने तो मुझ पर अपना हाथ ही साफ किया है एक तरह से देखा जाए तो। प्रिंसिपल कहते हैं होंगलू ये क्या था, तुमने आखिर यूनसाई मिस पर हाथ क्यों उठाया? अभी मिस सुनते ही होंगलू सीधे ही यूनसाई को देखने लगती है कि ये क्या, ये कोई स्टूडेंट नहीं बल्कि मिस है। अभी प्रिंसिपल कहते हैं ये तुम्हारी हिंदी की टीचर है, आज से ही ज्वाइनिंग है। अभी प्रिंसिपल कहते हैं तो अभी ये बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? होंगलू कहती है जी सर वो। होंगलू इतना ही कहती है फिर चुप हो जाती है ये सोच के कि अगर उसने उन सीनियर के बारे में बता दिया तो वो लोग ये बता देंगे कि होंगलू स्कूल बंक कर रही थी, इसलिए होंगलू चुप रहती है। प्रिंसिपल बहुत पूछते हैं पर होंगलू कोई जवाब नहीं दे रही थी। अब होंगलू कहती है रहने दीजिए सर, बच्ची है। प्रिंसिपल कहते हैं आप कितनी अच्छी हैं मिस यूनसाई, आपने होंगलू को माफ़ कर दिया। यूनसाई कहती है नहीं सर, माफ़ तो नहीं किया, सज़ा तो मिलेगी और सज़ा ये है कि होंगलू को स्कूल के गेट के पास घुटनों के बल रहना होगा जब तक कि मेरी क्लास कंप्लीट ना हो। अभी होंगलू तो ये सुन के लाइक यूनसाई को देखने ही लग जाती है और अब सीन कट होता है, हमें यूनसाई को दिखाया जाता है जो क्लास में बच्चों को हिंदी सिखा रही थी। साथ ही
होंगलू को भी देख रही थी। हमें यूनसाई को की नज़रों को दिखाया जाता है जहाँ होंगलू थी। होंगलू स्कूल के गेट के पास घुटनों के बल बैठी हुई थी। सीन कट होता है, हमें होंगलू और जाओ को ही दिखाया जाता है। होंगलू ने सब कुछ झाऊ को बता दिया था। झाऊ कहता है, मतलब तुमने स्कूल बंक किया? होंगलू कहती है, हाँ मैंने किया, मैं माफ़ी मांगती हूँ, पर भाई वो सीनियर बहुत परेशान करते हैं और उनकी वजह से आज मुझे इतनी मुझे सज़ा मिली है। अब झाऊ होंगलू को कहता है, देखो आराम करो, भूल जाओ जो भी हुआ। तुम्हारी मिस ने तुम्हें जो भी सज़ा दिया उसे भूल जाओ, और रही बात उन सीनियर की तो वो खुद तुमसे माफ़ी मांगेंगे। होंगलू झाऊ को देखने लग जाती है और अभी झाऊ होंगलू की ओर मुस्कुराते हुए देख रहा था। सीन कट होता है, हमें एक बहुत बड़े हॉस्पिटल को दिखाया जाता है। हॉस्पिटल का नाम था WOH जीवनी हॉस्पिटल। इसका मतलब है वॉर ऑफ ऑनर जीवनी हॉस्पिटल, सम्मान के शब्द। अभी हमें हॉस्पिटल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग आने जाने कर रहे थे, सिस्टर, कंपाउंडर और डॉक्टर्स। वही हमें एक VIP रूम को दिखाया जाता है जहाँ पर एक शख्स लेटा हुआ था जिसके फेस पर ऑक्सीजन मशीन लगी हुई थी। यहाँ तक कि उस शख्स के हाथों में भी कुछ वायर लगी हुई थी उस शख्स को ग्लूकोज चढ़ाया गया था। अभी वही हम उसी बेड के पास एक लड़के को देखते हैं जो चेयर पर बैठा था। अभी वो लड़का इस शख्स का हाथ पकड़ता है और कहता है, सर 2 महीने बीत चुके हैं आपको कोमा में गए हुए, आप अब तक नहीं जागे। मैं आज तक नहीं समझ पाया आखिर आप इस हालत में पहुँचे कैसे। आपको पता है आपका बेटा जाओ जीशु, वो हूबहू मेरे आंसू जैसा लगता है, पर वो मेरा आंसू नहीं है। भला वो मेरा आंसू हो भी कैसे सकता है? मैंने तो अपने आंसू को 3 साल पहले ही खो दिया था। और इस लड़के के ये सब कहने पर हमें समझ आता है ये है कौन। असल में अभी हमें गेट के पास एक सिस्टर को दिखाया जाता है जो कहती है, मिस्टर वेनके सिंह, आप पेशेंट के पास ज़्यादा देर नहीं रह सकते। अभी वेन हाँ कहता है और उठ जाता है। अभी सिस्टर अंदर आती है और कहती है, मुझे मिस्टर किन हुआईजान को इंजेक्शन भी देना है। अभी ये सिस्टर किन हुआईजान के पास जाकर उन्हें इंजेक्शन लगा देती है। सीन कट होता है, हम वेन को ही देखते हैं जो अभी वही VIP रूम से बाहर ही निकला था और जाने ही वाला था। तभी उसे किसी का कॉल आता है। वेन कॉल उठाता है और कहता है, हेलो। सामने से आवाज़ आती है, भाई आप कहाँ हैं? वेन कहता है, मैं हॉस्पिटल में हूँ गुशियांग। गुशियांग कहती है, तो आप घर कब आएंगे भाई, और आखिर आप हॉस्पिटल में क्यों हैं? वेन कहता है, मैं सर को देखने आया था जियांग। जियांग कहती है, पर आप क्यों देखने, क्यों भाई आप क्यों? उस जीवनी हॉस्पिटल के मालिक खुद वो किन हुआईजान है ना, उनकी तो देखभाल के लिए इतने सारे लोग हैं, आप क्यों आए? अब वेन कहता है गुशियांग कहती है, अच्छा चलिए आप घर आइए। वेन ओके कहता है। अब सीन कट होता है, हम वेन को ही देखते हैं जो अभी अपने घर पहुंच गया था। और मैं वेन के बारे में बता दूं, वेन किन हुआईजान का असिस्टेंट है और अभी वो हॉस्पिटल में है, इसलिए हमारा वेन अब झाऊ का असिस्टेंट है। वेन घर पहुंच गया था। जियांग कहती है, आप आ गए भाई? वेन हाँ मैं आ गया। क्या हुआ, कोई काम था तुम्हें जियांग? जियांग कहती है, मतलब मुझे कोई काम होगा तभी मैं आपको घर बुला सकती हूँ क्या भैया? वेन कहता है, अच्छा गलती हो गई। गुशियांग कहती है, क्या गलती हो गई भैया, आखिर आप इतने क्यों बदल गए हो? हमने अपना बिजनेस खो दिया है, इसलिए
इसलिए क्योंकि आपने 3 साल पहले ही बिजनेस पर ध्यान देना छोड़ दिया था। आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था भैया? आखिर आप इतना क्यों रो रहे थे? और मैं तो आज तक नहीं समझ पाई, आखिर आपने जिस जॉब में जॉइनिंग ली है, आप वहाँ दिन रात क्यों रहते हैं? घर भी आप हफ्ते में आते हैं। आपने मुझे अकेला कर दिया है। अभी वेन जियांग के फेस को पकड़ लेता है और बोलता है, बस करो जियांग, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता, पर तुम जानते हो ना, तुम्हारी अच्छी लाइफ के लिए मुझे ये सब करना पड़ता है। जियांग वेन का हाथ पकड़ती है और कहती है, मैं समझती हूँ भाई, पर क्या इतना ज़रूरी है? पहले तो आप दिन रात किन हुए जान के साथ रहते थे, और जब से वो कोमा में गए हैं, आप उस झाओ जिसू के साथ रहते हैं। आखिर क्यों भाई? अभी वेन कहता है, अरे बस करो तूफान की पुरिया, मैं जानता हूँ तुम्हें टाइम नहीं दे पाता, पर मैं मजबूर हूँ। चलो अपने भाई को माफ़ कर दो। अब गुशियांग कुछ नहीं कहती और बोलती है, ठीक है भाई, चलिए मैं खाना निकाल देती हूँ। अब सीन कट होता है, जियांग और वेन अभी डाइनिंग एरिया में थे और खाना खा रहे थे। अब दोनों ही खाना खाते खाते बातें कर रहे थे। जियांग कहती है, भाई नेक्स्ट वीक ये प्रिंस युआन और ओशी आ रहे हैं न्यू ईयर पर, क्या उस दिन भी आप अपने जॉब रहेंगे? काम क्या? वेन कहता है, नहीं जियांग, उस दिन मैं तुम्हारे और अपने दोस्तों के साथ रहूँगा। जियांग बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी से अपना खाना खाने लगती है। सीन कट होता है नेक्स्ट डे पर। वेन अपने घर से निकल गया था, वही हम होंगलू के स्कूल को देखते हैं जहाँ हमारा झाऊ आया था। स्कूल स्टार्ट हो चुकी थी और होंगलू अपनी क्लास में थी। हम झाऊ को देखते हैं जो अभी गार्डन एरिया की ओर आया था, और झाऊ थोड़ी दूर ही आया था कि उसे वो सीनियर मिल जाते हैं। झाऊ दूर से उन्हें देखने लगता है। अब झाऊ उन लोगों के करीब आ जाता है और देखने लगता है। अब उनमें से एक सीनियर झाऊ को देखकर कहता है, अरे तू है कौन? यहाँ क्या कर रहा है? झाऊ कहता है, मेरी छोरो, तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो स्कूल का टाइम है ना। अभी वो सीनियर झाऊ के पास आता है और बोलता है, अरे सुनना, ज़्यादा ज्ञान मत बात, है ना, चल निकल यहाँ से। सीनियर ऐसा बोलते ही झाऊ के कॉलर को पकड़ लेता है। अभी झाऊ उस लड़के को देखने लगता है। झाऊ की आंखें हल्की गोल्डन रंग में चमकती है। ये देखते ही वो सीनियर पलकें झपकने लगता है, और जैसे ही ये पलकें झपकता है, पलक झपकते ही झाऊ ने उस सीनियर को अपने पैरों से दबा कर रखा था। साथ ही दो और सीनियर का हाथ अपने दोनों हाथों से मोड़कर अपने करीब पकड़ के रखा हुआ था। ये सीन देखते ही सीनियर हक्का बक्का हो गया था। ये तो उसके समझ ही नहीं आया था, आखिर ये हुआ कैसे? उसने सिर्फ पलकें ही झपकाई थी और ये क्या हो गया? अब हम देखते हैं ये क्या हुआ। जैसे ही उस सीनियर ने झाऊ का कॉलर पकड़ा था, झाऊ ने तुरंत ही उसके हाथ को झटका। उसी हाथ को पकड़कर अपने नीचे लेकर अपने पैरों से उसके गर्दन को लपेटा, और उसी टाइम पर बाकी के दो आ गए थे। जो बाकी के दो सीनियर थे उन लोग आ गए थे। झाऊ ने दोनों को पहले तो मुक्का मारा और फिर दोनों का एक एक हाथ पकड़कर सीधे अपनी ओर खींचकर मोड़ दिया, जिससे तीनों को बहुत दर्द हो रहा था। अभी झाऊ कहता है, कॉलर नहीं पकड़ना चाहिए था ना। अब झाऊ झटके से तीनों को गिरा देता है। अब झाऊ कहता है, मैं जैसे पलक झपकते ही तुम लोगों की ये हालत कर सकता हूँ ना, तो मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। अभी ये तीनों बोलते हैं, नहीं, हमें छोड़ दो, तुम जैसा कहोगे हम करेंगे। झाऊ कहता है, अच्छा तो चलो एक दूसरे को मारो। ये सुन के तीनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। झाऊ बोलता है, शुरू हो जाओ, वरना तीनों ही डर जाते हैं और एक दूसरे को मारने लगते हैं। थोड़ी देर एक दूसरे को मारने के बाद तीनों थक गए थे। झाऊ बोलता है, बस बस बहुत हुआ, अब चलो तुम्हें एक काम करना होगा। तीनों
क्या कहते हैं। झाऊ बोलता है पहले तो अपना फ़ोन दो। वो सीनियर देखने लगता है। झाऊ आंखें दिखाता है और बोलता है दो। वो सीनियर डर जाता है और फ़ोन दे देता है। अब झाऊ फ़ोन से होंगलू का फ़ोटो डिलीट कर देता है। झाऊ झाऊ बाकियों के बाकी के जो 2 सीनियर हैं उन लोग का भी फ़ोन चेक करता है। फिर बोलता है अब तुम लोगों को बस एक काम करना होगा। तीनों बोलते हैं क्या। झाऊ बोलता है तुम्हें होंगलू से माफ़ी मांगनी होगी। तीनों क्या कहते हैं। झाऊ बोलता है हाँ, वरना अभी तीनों ही डर जाते हैं। अब सीन कट होता है। हम देखते हैं हमारी होंगलू की छुट्टी हो गई थी। होंगलू अभी स्कूल गेट तक ही आई थी कि तीनों के तीनों सीनियर होंगलू के पास आ जाते हैं और होंगलू के पैरों को पकड़ लेते हैं और माफ़ी मांगने लगते हैं। होंगलू तो हैरान हो जाती है, ये हो क्या रहा है। वो सीनियर अपनी हरकतों के लिए माफ़ी मांगते हैं। होंगलू माफ़ कर देती है और जाने लगती है। जब होंगलू जा रही थी तो सोचने लगती है ये कैसे और कब हुआ। वही हमारा झाऊ दूर से होंगलू को देख रहा था। अब होंगलू यहाँ से चली जाती है और होंगलू के जाते ही झाऊ चुटकी बजाता है। झाऊ की चुटकी बजाते ही तीनों सीनियर खुद को स्कूल के गेट के पास देख के हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। सिनकत होता है। होंगलू वापस घर आ चुकी थी और होंगलू घर जाते ही सबसे पहले वेन को देखती है तो बोलती है गुड इवनिंग वेन भैया। वेन गुड इवनिंग कहता है। होंगलू मुस्कुराती है और अपने कमरे में चली जाती है। अभी वेन के पास रोंग आते हैं और कहते हैं वेन तुम कब से काम कर रहे हो, थोड़ी देर आराम कर लो। वेन बोलता है बस थोड़ी देर सर, ये फाइल चेक कर लूँ। वैसे झाऊ जिसू कहाँ है। कल मैं हॉस्पिटल से घर चला गया था और सुबह से वो दिखा नहीं। रोंग कहते हैं वो तो बस गया हुआ है, बाहर आता ही होगा। तभी अचानक मेन गेट खुलता है। सामने से झाऊ खड़ा था। रोंग कहते हैं चलो झाऊ तो आ गया, मुझे काम है मैं जाता हूँ। वेन झाऊ को देखता है और बोलता है जिशु सुनो। झाऊ हाँ लावेन बोलता है। झाऊ के होठों से लावेन सुनते ही वेन झाऊ की ओर देखने लगता है और बोलता है क्या कहा जिशु तुमने। झाऊ वेन को देखने लगता है। झाऊ की आंखें नम हो गई थी। अभी जैसे वक्त रुक सा गया था। वेन जैसे ही फाइल पकड़ कर खड़ा था। झाऊ धीरे धीरे वेन के पास आने लगता है। वेन के गालों को पकड़ लेता है, उसके माथे पर किस करता है, उसके दोनों गालों पर किस करता है, बिल्कुल ही फेस के करीब लेता है। प्यार से वेन को देखने लगता है। अब झाऊ वेन के गालों को प्यार से सहलाने लगता है और बोलता है लावेन मैं तुम्हारा आशू हूँ, तुम्हारा आशू, तुम्हें मैं याद हूँ ना लावेन। अभी झाऊ की आँखों में बहुत आंसू थे। तभी अचानक ही वेन झाऊ के शोल्डर को पकड़ लेता है और बोलता है झटकते हुए ही जिशु क्या हुआ, बोलो कुछ। झाऊ वेन को देखने लगता है। हाँ नहीं कुछ नहीं। वेन बोलता है अच्छा चलो तुम फ्रेश हो जाओ, फिर मैं तुम्हें इन फाइलों के बारे में समझाता हूँ। झाऊ हाँ कहता है और अपने रूम की ओर चला जाता है। अभी हम वेन को देखते हैं जो झाऊ को जाता हुआ देख रहा था। वेन झाऊ को देखता हुआ फिर थोड़ी देर के लिए ऊपर की ओर देखता है और धीरे से बोलता है आशु आज जिसु में मुझे तुम्हारी झलक क्यों नज़र आ रही है। क्यों मुझे ये लगा कि जिसु ने मुझे लावेन कहा। मुझे आज भी याद है आशु, जब तुम मुझे छोड़कर चले गए थे मैं बहुत रो रहा था। मुझे खुद को संभालने में 1 साल लग गए थे। मैंने अपना बिजनेस खो दिया, हमारा घर भी हाथ से चला गया।
फिर एक दिन मैं जॉब के लिए निकला। मेरी मुलाकात किन हुआईजहां से हुई। शायद मेरी किस्मत अच्छी थी या वो दयावान थे। उन्होंने सिर्फ मेरी फ़ाइल देखी और बिना मेरी जानकारी निकाले उन्होंने मुझे अपना असिस्टेंट बना लिया। जब से मैं इस घर में आया मैंने यीशु को देखा, जो सिर्फ 16 साल का था। यीशु उस वक्त हल्का हल्का तुम जैसा लगता था। आशु, उस दिन मैं बहुत कमज़ोर हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सामने तुम हो आशु, पर तुम नहीं थे। और अब यीशु 18 का हो गया है और हूबहू तुम्हारे जैसा लगता है। कभी कभी तो लगता है जैसे मैं यीशु से पूछूं, कहीं वही तो मेरा आशु नहीं है। पर मैं भी कितना पागल हूँ ना। भला जब मैंने तुम्हें 3 साल पहले ही खो दिया था तो आखिर मैं ये कैसे सोच सकता हूँ कि 18 साल का लड़का मेरा आशु हो सकता है। सीन कट होता है। हम झाऊ को देखते हैं जो अपने रूम में आ गया था। झाऊ रूम में जाते ही पहले तो वॉशरूम जाता है। अब झाऊ फ्रेश होकर बाहर आता है और रूम में एक फ़ोटो लगी हुई थी जिसे झाऊ छूता है। वो फ़ोटो झाऊ की ही थी। झाऊ उस फ़ोटो को छू कर कहता है, यीशु, तुम्हें जैसे मेरा नाम मिला ठीक वैसे ही शक्ल भी मेरी ही मिली। तुम पर जिसने भी हमला किया है मैं उसे सबके सामने ले आऊँगा और तुम्हारे पापा की इस हालत का जिम्मेदार जो है उसे भी मैं उसके सबके सामने ले आऊँगा। मुझे सामने लाना है पर अभी नहीं। बिना किसी सबूत के मैं उसे सामने नहीं ला सकता, पर एक दिन मैं उसे ज़रूर सामने लाऊंगा और तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। यीशु। सिनकत होता है। हम झाऊ और वेन को देखते हैं। वेन झाऊ की फ़ाइलों के बारे में झाऊ को फ़ाइलों के बारे में समझा रहा था और झाऊ इस वक्त पर फाइल्स देख रहा था। साथ ही वेन को भी देख रहा था। वेन ये देख लेता है कि झाऊ उसे देख रहा है। यीशु, क्या हुआ? झाऊ, नहीं, कुछ नहीं। अब सीन कट होता है। हम वेन को ही देखते हैं। अभी शाम हो गई थी, रात हो चुकी थी और वेन इस वक्त पर रोंग के साथ था। हम झाऊ को देखते हैं जो दूर से वेन और रोंग को देख रहा था। रोंग वेन से कहते हैं, वेन केशिंग, न्यू ईयर पर मैं चाहता हूँ कि तुम सारी तैयारी करो। भैया हॉस्पिटल में है और मैं बिजनेस के कारण अकेला हो गया हूँ। पर जैसा कि भाई हर साल न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, इस साल भी ठीक वैसे ही होगा। तुम सारी तैयारी करोगे, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। वेन कहता है, पर सर न्यू ईयर के दिन तो मेरे दोस्त आने वाले हैं, मैं उस दिन उनके साथ रहना चाहता था। रोंग कहते हैं, वेन, पर इतने में ही वहाँ झाऊ आ जाता है और बोलता है, कोई बात नहीं, क्यों ना उस दिन तुम अपने दोस्तों को यही ले आओ और सभी एक साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करें। वेन इस वक्त पर झाऊ को देखने लग जाता है। रोंग सुनते हैं तो कहते हैं, हाँ, ये भी अच्छा रहेगा। वेन, तुम अपने दोस्तों को ही यही ले आना। वेन हाँ कहता है। अब सिनकत होता है। हम देखते हैं अभी हमारे वेन ने जियांग को कॉल किया था बताने के लिए कि न्यू ईयर के दिन वो साथ नहीं रह पाएगा क्योंकि उसे यहाँ की तैयारी देखनी है। गुशियांग ये सुनते ही बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, क्या भैया, आप पहले तो वैसे ही अपना पूरा वक्त वहाँ देते हैं और अब आप मेरे साथ नए साल के दिन नहीं रहेंगे। वो नया साल है, मैं चाहती हूँ कि नए साल के दिन आप मेरे साथ रहें और आप है कि वहाँ रहेंगे। अभी वेन कहता है, अरे मेरी गुस्सैल गुड़िया, शांत हो जाओ, तुम भी यही रहोगी। ये प्रिंस, युआन और वुशी सब यही रहेंगे। ये चाहते हैं कि हम सब यहीं पर सेलिब्रेट करें। अभी गुशियांग कहती, अच्छा, तो आपको लगता है कि मैं किसी और के घर जाकर सेलिब्रेट करूँगी? आप जब से उस जगह पर जॉब पर गए हैं, मैं कभी भी ऑलरेडी उस जगह पर सेलिब्रेट किया जा चुका है हर एक फंक्शन, पर मैं कभी भी नहीं जाती। तो आपको क्या लगता है कि मैं जाऊँगी? अभी अपना वेन कहता है,
अपने भैया के लिए आ जाओ। अभी गुशियांग कहती है ठीक है, पर सिर्फ आपके लिए, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। अभी वेन कहता है अच्छा ठीक है, तुम किसी से कोई लेना देना नहीं रखना, पर अपने भैया के लिए आ जाओ। गुशियांग हाँ कहती है। अब सीन कट होता है, हमें नेक्स्ट डे को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारी होंगलू जो अपने स्कूल के लिए निकल गई थी, वही हम अपने झाऊ को देखते हैं, जो कि अभी अपने कमरे से बाहर ही आया था। अब वो जैसे ही कमरे से बाहर आता है, उसके सामने अभी हमारा वेन जो कि सो के ही उठा था, और वो अभी अपना लाइक जो तैयार होना, हमारे वेन को वहीं पर एक रूम दिया गया था जहाँ से वो अपना काम वाम करता था। हम देखते हैं हमारा वेन जो अपने रूम से बाहर ही निकला था और अभी वो सो के ही उठा था, वो उठता है, थोड़ी अंगड़ाई लेता है, फिर अपने फेस को अच्छे से साफ़ करता है, लाइक हाथ से ही साफ़ करता है, इधर उधर देखने लगता है। अभी हमारा झाऊ दूर से वेन को देखने लगता है, बोलता है ला वेन, मैं तुम्हें ऐसे देखने के लिए तरस गया था। अभी अपना झाऊ ऐसे ही कहता है और फिर उसे देखने लगता है। उतने में ही हम देखते हैं हमारा जो रॉन्ग है वो आ जाते हैं, थोड़ा लाइक वो उधर से आए थे, आते हैं और कहते हैं वेन। वेन बोलता है जी सर। अभी वो कहते हैं अच्छा तुमने कुछ सोचा कि तुम क्या करोगे करके। अभी हमारा वेन बताता है कि बस सर मैं बताता हूँ आपको थोड़ी देर में, अभी फ्रेश अप हो जाऊँ। रॉन्ग हाँ कहते हैं। अब हमारे रॉन्ग जो है वो यहाँ से चले जाते हैं और हमारा वेन भी अपना तैयार होने चला जाता है। वो तैयार होके जैसे ही आता है तो कहता है कि सर। रॉन्ग कहते हैं हाँ कहो। अभी अपना जो वेन है वो कहता है जिशु कहाँ है। अभी अपने रॉन्ग कहते हैं वो बस आता ही होगा करके। अब थोड़ी देर में वहाँ पर हमारा झाऊ आ जाता है और कहता है चाचा आपने बुलाया। रॉन्ग कहते हैं हाँ बेटा यहाँ आओ। अभी अपना जिशु वहीं पर जाता है, लाइक हमारा झाऊ जाता है और कहता है जी कहिए। अब वो बोलते हैं कि जैसे कि मैंने फ़ैसला लिया था कि इस बार पार्टी का सभी इंतज़ाम वेन केशिंग करेगा, तो तुम जैसे कि तुमने भले ही अभी अपनी स्टडी छोड़ दी है, पर आगे चल के तुम्हें स्टडी करनी है। जब भैया ठीक हो जाएंगे तो तुम ही स्टडी करो, तुम स्टडी करोगे, तुम आगे पढ़ोगे, पर अभी के लिए तुम्हें यहाँ ध्यान देना है। तो मैं तुमसे पूछना चाहता था कि तुम्हारी क्या राय है इस मामले में। वेन के सिंह भले ही सब कुछ संभालेगा, पर तुम जैसे कि अभी बड़े हो तो तुम ज़्यादा अच्छा आइडिया दे सकते हो मेरे हिसाब से। झाऊ कहता है हाँ चाचा मैं बताता हूँ। वैसे ही कहता है अभी इन लोग बैठ जाते हैं और पार्टी में क्या क्या उन लोग लाइक करने वाले हैं ये सब उन लोग अपना डिसाइड करने लगते हैं। सीन कट होता है, इन लोग अपना पूरा बातचीत कर लिए थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है करके। अभी हमारा झाऊ जो है वो अपने ही रूम में बैठा हुआ था। झाऊ अपने रूम में बैठ के इस वक्त पर वो अपने लाइक जो उसका फ़ोटो लगा हुआ था वो उस फ़ोटो को देखते रहता है और उससे बातें करने लगता है। अभी झाऊ कहता है जिशु समझ में नहीं आ रहा कि मैं उन्हें सामने कैसे लाऊं। वो इतने अच्छे हैं कि उन पर कोई शक करेगा ही नहीं, पर मैं जानता हूँ ना कि असली बात क्या है। मैं उन्हें सामने नहीं ला सकता, पर उन्हें सामने तो लाना होगा ना। अगर मैं उस वक्त पर नहीं आया होता तो शायद, पर हाँ मैं जानता हूँ मुझे सब कुछ ठीक करना है। मुझे अपने लावेन को वापस पाना है। मैं उस भगवान का, उस गॉड का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे तुम्हारे लिए वापस भेज दिया है। पर मुझे एक और जिम्मेदारी भी तो निभानी है ना। मैं ये जिम्मेदारी ज़रूर निभाऊंगा जिशु। अभी अपना झाऊ ऐसे ही कहता है और जिशु के फ़ोटो को देखने लगता है। अब आप सभी के दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये हो क्या रहा है। आखिर हमारा झाऊ जो
खुद की फ़ोटो को देखकर यीशु कह के बात कर रहा है और हमारा बेन जो कि झाऊ को अपना आशु नहीं बल्कि उसे यीशु कह रहा है। ये क्या हो रहा है? तो मैं आप सभी को क्लियर कर देती हूँ, जो कि आप लोग अभी सुने हैं तो आप लोग क्लियर आउट ज़रूर हो गए होंगे, पर अगर नहीं हुए हैं तो मैं अपने तरीके से आप सभी को क्लियर आउट कर देती हूँ। असल बात ये है दोस्तों कि जब हमारे झाऊ की झाऊ का जो सॉल था, उसकी जो आत्मा थी वो जब हमारे वेन को छोड़कर चले गया था, तो हमारा वेन बहुत ज़्यादा टूट गया था। वो समझने की कोशिश किया था। जब ये भाई ने उससे कहा था कि तुम ये फ़ील करो कि तुम्हारे पास तुम्हारा झाऊ है, तुम्हारा प्यार है, तो तुम्हें अच्छा लगेगा। और इस वक़्त पे ही हमारे वेन ने अपने दिल पे हाथ रख के कहा था कि हाँ, मेरा आशु है करके। और ये सिर्फ़ उसकी एक फ़ीलिंग थी जो कि वो फ़ील कर रहा था। अभी इसके बाद इन लोग जैसे हमारा ये भाई है वो बाहर ही रहता है और हमारे युआन और वोशी भी इन लोग बाहर ही रहते। साथ ही हमारा जो प्रिंस है ये भी बाहर रहते हैं। इन लोग इस साइड बहुत कम रहते हैं और इन लोग बाहर जगह जो अब्रॉड है, इन लोग उस जगह पे ज़्यादा रहना प्रेफर करते हैं। उन लोग यहाँ नहीं रहते। अभी इन लोग कुछ टाइम तक ही रहते हैं, 3 से 4 महीने ही रहते हैं और इसके बाद फिर इन लोग इस जगह से वापस अपना अब्रॉड चले जाते हैं। और यहाँ हमारा बेन जो कि पूरा अकेला पड़ गया था, उसने अपने प्यार को खोया था। वो दिन रात बस रोता ही रहता था, जिस वजह से उसने अपने बिजनेस पर ध्यान देना छोड़ दिया था। वो अपने बिजनेस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था, जिस वजह से उसके हाथ से उसका बिजनेस भी चला गया। जो उसके परिवार से उसे मिला हुआ बिजनेस था वो उसके हाथ से चला गया और साथ ही ये सब चक्कर में हाथ से घर भी चला ही गया, जिस वजह से हम लोग घर से बेघर हो गए। लगभग 1 साल तक ऐसा ही चलता रहा और उसके बाद जैसे तैसे हमारे वेन है वो जैसे तैसे संभला, क्योंकि उसके सामने उसकी छोटी बहन गोशियान थी। वो संभला और संभल के वो अपना जो जॉब खोजने के चक्कर में निकला। हमारे वेन ने जो स्टडी की थी और वो एक अच्छे घर से बिलोंग करता था, तो उसकी स्टडी अच्छी खासी हुई थी, जिस वजह से वो अपना जॉब के लिए निकल गया था। अब हम देखते हैं इन लोग जो जॉब में निकल गया था और उसे वाकई में हमारे किन भाईजान ने जॉब दे दिया था। और जब किन भाईजान के बेटे से हमारे वेन ने मुलाकात की तो वो कोई और नहीं बल्कि हूबहू हमारे झाऊ जैसा ही दिखता था, जिस वजह से हमारा वेन कमज़ोर पड़ रहा था। पर फिर भी उसे उस जगह पर जॉब करनी पड़ रही थी, क्योंकि उसे अपनी बहन का ख्याल था। और अब मैं ये बता दूँ कि हमारा वेन उस जगह पर क्यों रहता है। बात ये है कि हमारे किन्नू भाईजान ने उसे अपना असिस्टेंट बना दिया था। पर इसके अलावा हमारा वेन हमारे झाऊ का भी उसका भी असिस्टेंट ही है और वो उसका भी ख्याल रखता है, क्योंकि हमारा जो झाऊ है थोड़ा वो कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर था, जिस वजह से वो उसका ख्याल रखना हमारे किन्नू भाईजान ने उससे कहा था कि तुम क्यों ना मेरे बेटे का ख्याल रखो करके। और हमारा वेन तैयार हो गया था, क्योंकि इसी मामले में कहीं न कहीं उसे सामने से अपने झाऊ को देखने मिलेगा, अपने आशु को देखने मिलेगा। और भले ही हम अपने प्यार को खो दें, पर जब उसका चेहरा आँखों के सामने आता है तो हमें कितनी भी ज़्यादा तकलीफ़ क्यों ना महसूस हो, भले हमें ये लगता रहे कि आखिर ये चेहरा आँखों के सामने क्यों आया है, क्यों? हमारा दिल अंदर से रोने लगता है, हम तड़पने लगते हैं, पर फिर भी उस शक्ल को, उस चेहरे को देखने की जिद हमारी बिल्कुल भी नहीं जाती। हमारे वेन के साथ कुछ ऐसा ही था। वेन बस उसे देखना पसंद कर रहा था। अब मैं आपको एक और बात समझा दूँ कि ये क्या बात हुई कि हमारा जो झाऊ है वो पहले तो भाग रहा था, फिर उसके ऊपर जो उस पे चाकू लगा और फिर उस पे जो वो बिजली गिरी। और ये भाग क्यों रहा था, ये सीन क्या था, ये सीन मैं अभी आप लोगों को क्लियर कर दूँ, ताकि आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ। और वैसे भी मैंने पहले से क्लियर नहीं किया, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ दोस्तों। यहाँ पर हुआ ये था कि हमारा जो किन भाईजान जो कि कोमा में जा चुके हैं, और वो कोमा में कैसे गए ये मैं आप लोगों को आगे समझाऊँगी। हमारे जो किन भाईजान जो कोमा में है और
हमारा वेन जो उनका लाइक उनको देखने गया हुआ था, वही हमारा जो झाऊ है हमारा वेन जैसे अपने किन्नू भाईजान को देखने गया हुआ है। और इस बारे में हमारे झाऊ को नहीं पता था कि वो कहाँ है करके। अभी हम अपने झाऊ को ही देखते हैं जो कि अभी फ़िलहाल वो जीशु है। हम उसे ही देखते हैं जो कि अभी अपने कंपनी गया हुआ था। लाइक जो किन्नू भाईजान है वो जो जिस हॉस्पिटल में वो भर्ती है वो उस हॉस्पिटल के लाइक उनके ही बदौलत वो हॉस्पिटल चल रहा है, तो उस हॉस्पिटल के मालिक है एक तरह से। क्योंकि वो जो भी उस हॉस्पिटल में पैसे लगते हैं हर एक चीज़ के लिए, वो सब सारे खर्चे हर एक चीज़, यहाँ तक कि उन्होंने ही वो हॉस्पिटल बनवाया है, तो वो उस हॉस्पिटल के मालिक हैं। और लाइक जैसे बिजनेस चलाना रहता है तो बिजनेस का जो मेन जगह रहता है, अभी हमारा जो जीशु है वो उसी जगह जाते रहता है, वो अपने एक काम के लिए कि उसे समझना रहता है। लाइक जैसे कि किन्नू भाईजान अभी हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, तो हमारा जो झाऊ है वो बेटा होने के ज़रिए वो उस ऑफ़िस में जाते रहता है। अभी वो जब जाते रहता है, अब वो जाता है, जाके कुछ फ़ाइलें चेक करने लगता है। वो कुछ फ़ाइलें चेक करता है पर उसके कुछ समझ में नहीं आता है। उन फ़ाइलों को वो समझ नहीं पाता कि क्या दिक्कत है इन फ़ाइलों में करके। और वो एक स्टूडेंट है, तो वो उतने अच्छे से नहीं समझ पाता। लाइक जो स्टूडेंट है वो उतने अच्छे से नहीं समझ सकते जितने अच्छे से जो ऑलरेडी जो ये सब काम कर रहा है वो समझ सकता है। इसलिए अपना जो यीशु है वो फैसला लेता है कि क्यों ना वो उन फाइलों को अपने साथ लेकर जाए और वो वेन से पूछे कि ये क्या है करके, और वो लाइक उससे थोड़ा बहुत जानकारी ले। इसलिए वो उस फाइल को लेता है और लेके निकल जाता है। तभी यहाँ से एक शख्स जो कि एक जगह पे कॉल करता है और कहता है कि यहाँ से फ़ाइल लेके जीशु गया है करके। अब अपना जीशु जो है वो यहाँ से निकल जाता है और निकल के वो थोड़ा आगे ही गया था कि तभी अचानक से उसके लाइक जो हमारे कमर से थोड़ा ऊपर वहाँ पर कोई हल्का सा एक ब्लेड मार देता है। अभी जीसू के जैसे ही ये पड़ता है, जीसू ये देखने लगता है, उसके कमर से हल्का सा खून बहता है। अभी जीसू दूसरी ओर अपना नज़र करता है और अपना हाथ थोड़ा सा ये करता है, उतने में उसके हाथ पे भी वार होता है। और जैसे ही उसके हाथ पे वार होता है तो उसकी फाइल नीचे गिर जाती है। अभी जीसू ये देखता है, जैसे उठाने वाला रहता है उसके सर तरफ एक बड़ा सा डंडा आके लगने वाला था। जीसू ये देख लेता है और बच के तुरंत साइड होता है और सामने से अभी 4 लोग भागते हुए हमारे जीसू की ओर आ रहे थे। लाइक हम लोग आ रहे हैं और अपना जीसू जैसे ही ये देखता है सब कुछ छोड़ता है और वो भागने लगता है। और लाइक अभी ये सीन रोड का आ चुका है, लोग अभी रोड में आ गए हैं। अभी ये भागने लगता है, अपना जीसू जो है भागने लगता है। जीसू लड़ नहीं सकता था जिस वजह से वो भाग रहा था। अब वो भागते रहता है, भागते भागते ही इन लोग जंगल में पहुंच गए थे। और जंगल में क्या सीन हुआ है ये तो आप लोगों ने शुरुआत में ही सुन लिए हैं। और लाइक वो जो बिजली गिरी थी वो क्या गिरी थी ये भी मैं आगे अच्छे से क्लियर आउट कर दूंगी। हालांकि आप लोग आधा तो समझ ही गए होंगे। अभी सीन कट होता है, हम अपनी बहन को देखते हैं जो कि अभी अपना लाइक वही ऑफिस आया हुआ था। और ऑफिस में जाके वो लाइक पूछने लगता है कि सभी सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना। और यहाँ पर अभी रॉन्ग थे, रॉन्ग अपना फाइल वगैरह चेक कर रहे थे और वो थोड़ा बहुत बातचीत कर रहे थे अपने क्लाइंट्स वगैरह से जो वहाँ पर आते हैं, उन लोगों से बात कर रहे थे। और अपना बेन जो है ये सब चेक करने लगता है, लाइक वो साथ दे रहा था इस जगह पर। अब अपना जो बेन है ये सब ध्यान दे रहा था और उसके बाद तभी वो अचानक उसका फ़ोन बजने लगता है। फ़ोन जैसे ही बजता है वो बोलता है हेलो। अभी सामने से आवाज़ आती है हेलो, हाँ क्या इरादा है तेरा नेक्स्ट वीक। अरे मैं तो भूल ही गया, अबे 4 दिन ही बचे हैं सिर्फ, क्या होने वाला है, तू साथ रहेगा ना हमारे। वैसे भी यार हम पिछले साल आ ही नहीं पाए, हमें न्यू ईयर मनाए कितना समय हो गया, चल न्यू ईयर मनाना है, तू आ रहा है ना। अभी अपना वेन कहता है नहीं यार मैं नहीं आ सकता। सामने से आवाज़ आई थी ऐसे कैसे नहीं आएगा,
तू भूल रहा है हम पिछले साल नहीं आ पाए थे और इस साल हम आ रहे हैं तो तू हमें टाइम नहीं देगा। वेन कहता है यार समझना, पर हाँ तू ज़रूर आ, मैं तुझे टाइम दे पाऊँ पर तुझे यहाँ ज़रूर अच्छा लगेगा। सामने से जो शख्स था वो कहता है अच्छा अच्छा ज़रूर लगेगा, कैसे अच्छा लगेगा बताना। अभी अपना वेन बोलता है यार भाई प्लीज़ यार ऐसा मत बोल। अभी अपना ये कोई और नहीं था, बाई था। अभी वो अपना हम बाई को ही देखते हैं जो अपने फ़ोन को ऐसे सीधा रखता है, स्पीकर पे डाल देता, बोलता है क्या बोला, अच्छे से बोलना थोड़ा। अपना वेन बोलता है यार तू यहाँ आ जा, हम अच्छे से कर लेंगे करके और यहाँ तुझे ज़रूर मज़ा आएगा। हालांकि मैं टाइम नहीं दे पाऊँगा पर यहाँ पार्टी होने वाली है हमें आज। अभी अपना ये जो बात ही कर रहा था उतने में जो प्रिंस है और हमारे बुशी और युआन एक साथ चिल्लाते हैं अबे क्या मतलब है हाँ कि तू हमें टाइम नहीं दे सकता। और पार्टी कौन सी पार्टी है, कहाँ पार्टी। अभी वेन कहता है यार यहाँ पार्टी है, मुझे पार्टी को ध्यान देना है, पूरा तैयारी करना है, इस वजह से मैं टाइम नहीं दे सकता और न्यू ईयर के दिन मुझे यहाँ रहना ज़रूरी है। अभी अपना वेन जो ऐसे बोलता है हमारे जो ये प्रिंस और युआन वुशी वो बोलते हैं अच्छा बेटा तो तू वहाँ है इसलिए चल ठीक है हम आ जाएंगे, वैसे ही कहते हैं। अब सीन कट होता है, हमें हमें लगभग 4 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे ये प्रिंस और युआन वुशी आ चुके थे। अभी इन लोग जैसे आ जाते हैं और आते ही हमारे वेन को लाइक कॉल करते हैं और बोलते हैं हम लोग आ गए, तू लेने आ रहा है कि नहीं आ रहा है हमें। अभी हमारा वेन बोलते हैं हाँ हाँ आ रहा हूँ, वो ऐसे ही कहता है। और अभी हम अपने वेन को देखते हैं जो कि वही जिस जगह पर जॉब कर रहा है लाइक किन्हुई जांग के घर का ही कार लेकर अभी वो एयरपोर्ट में आया हुआ था। वो कॉल उठा के बात ही कर रहा था और वो एयरपोर्ट के पास अपना फ़ोन लाइक कार रोकता है और कार रोक कर फिर वो सीधे ही अभी अंदर जाने लगता है। अब वो अंदर गया है, सामने से हमारे प्रिंस ये युआन और वुशी ये लोग आने लगते हैं। अब इन लोग आ रहे हैं चलते हुए। अब इन लोग जैसे ही आते हैं हमारा वेन जो कि सीधे ही जाकर उन सभी से एक साथ गले लगता है लाइक वो अपना हाथ फैलाया है और ये चारों के चारों आगे से गले लग गए हैं और ये चारों का ही एक साथ गले लगना था। अब इन लोग एक दूसरे को लाइक गले लगे हैं। अब अपना वेन बोलता है यार तुम लोगों की याद बहुत आ रही थी हमारा लाइक सॉरी दोस्तों, हमारा ये कहता है अच्छा याद आ रही थी और तू हमारे लिए टाइम भी नहीं निकाल सकता। हमारा वेन कहता है यार सॉरी गुस्सा मत करना प्लीज़। हमारा ये बोलता है चल ठीक है, चल अब हम घर चलते हैं। और वैसे गुशियांग कैसी है। वेन कहता है गुशियांग अच्छी है, चले हम। अभी इन लोग चले जाते हैं। अब यहाँ पर जाने के बाद इन लोग थोड़ी बहुत बातचीत करने लगते हैं। अब सीन कट होता है, हम देखते हैं हमारा वेन जो कि हमारे ये प्रिंस और यॉन वुशी साथ ही अपनी गुशियांग को रेडी करवाता है कि वो चले साथ में उस पार्टी के लिए लाइक जो न्यू ईयर की पार्टी है उसके लिए चले। अभी सीन कट होता है, हम देखते हैं हमारे वेन ने ये प्रिंस युआन वुशी और हमारी गुशियांग को रेडी करवा कर अपने लाइक वही किन्हुई जान के यहाँ ले आया था जो कि बहुत ही प्यारे तरीके से सजा हुआ था। उस जगह को खुद ही हमारे वेन ने सजवाया था बहुत ही प्यारे तरीके से। पूरा झालर वगैरह लगी हुई थी, अलग अलग बैलून्स लगे हुए थे। वही हम देखते हैं पूरा बैलून्स जो कि ब्लू वाइट कलर में रंगे हुए थे, मतलब वही कलर के लगे हुए थे। झालर्स लगी हुई थी, साइड में ही एक डीजे लगा हुआ था, पास में ही कॉकटेल का एक लगा हुआ था लाइक एक जो कॉर्नर होती है वो लगी हुई थी। वही साइड में बहुत सारे पिज़्ज़ा बर्गर चाउमीन और गुपचुप वगैरह इसका एक लगा हुआ था जहाँ से लोग कुछ भी खा पी सकते हैं। डीजे में एक प्यारा सा एक म्यूज़िक चल रहा था और वही साइड में हम देखते हैं एक स्टेज बनाया गया था जहाँ पर लोग अपना थिरक सकते थे।
सामने में ही लिखा हुआ था, लाइक बैलून के जरिए ही उसको एक शेप दिया गया था। बैलून था अपना वही लाइट ग्रीन कलर का बैलून था, साथ में ही हल्का येलो कलर का बैलून था। दोनों को लाइक एक एक करके लिया गया है और उसके वो बैलून के जरिए ही 2025 ऐसे लिखा हुआ था। वही उसके जस्ट ऊपर में एक बड़ी सी वो घड़ी लगा दी गई थी, जो कि ये सिंबल थी कि न्यू ईयर आने ही वाला है करके। और ये 31st का ही दिन था। अभी हम देखते हैं लाइक उसको लगा हुआ था। अभी लोग आते हैं और आके लोग ये सब देखने लगते हैं। अब हमारे जो रॉन्ग है वो हमारे बेन के पास आते हैं और कहते हैं बेन, अभी बेन कहता है जी सर। अभी जो रॉन्ग थे वो कहते हैं तो तुम्हारे दोस्त आ गए। हमारा बेन कहता है जी सर, और वो ऐसे कह के उन लोग से मिलवाता है। अभी इन लोग सभी उससे मिलते हैं, बातचीत करते हैं और आगे जाने लगते हैं। अब जैसे ही लोग आगे जाते हैं तभी यहाँ पर हमारी होंगलू आ जाती है, जो कि इन लोगों को देखती है तो हेलो करती है, उन लोग से बातें करती है। हमारी गुशियन जो कि अपनी होंगलू को देखती है तो कहती है अरे तुम तो बहुत प्यारी हो। हमारी होंगलू कहती है हाँ थैंक यू। अभी अपनी गुशियन वेलकम कहती है और फिर लोग बात करने लगते हैं। अब इन लोग धीरे धीरे आगे जा रहे हैं। अब आगे जाते जाते लाइक जो कुछ भी हुआ है ये सब चीज़ों को देख रहे हैं। अब इन लोग थोड़ा आगे गए हैं तभी सामने से हमारा यीशु जो आता है। अभी हमारा यीशु जैसे ही आता है हमारे ये प्रिंस इवान वुशी और हमारा जो ये है लाइक गुशैन इसे देखने ही लग जाते हैं। सभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है और जैसे इन लोग का मुंह खुला का खुला था इन लोग हैरानी से देखने लग जाते हैं। कभी उन लोग यीशु को देखते हैं, कभी वेन को देखते हैं, कभी यीशु को देखते हैं, कभी वेन को देखते हैं। गुशैन बोलती है भैया ये तो वही है ना जो जो 3 साल पहले। वो ऐसे ही कहती है। तभी अपना ये वुशियान और प्रिंस इन लोग भी हमारे वेन को पकड़ लेते, बोलते वेन वेन ये तो वही है। हम उस दिन को आज तक नहीं भूल पाए। ये तो वही है जो कि जिनको लोग ऐसा ही कहते हैं। अभी अपना वेन जो है वो अपना होठों के सामने अपनी उंगली रख देता है, लाइक चुप होने का इशारा करता है कि चुप हो जाओ। वो हाँ में सर हिलाता है और कहता है मैं सब कुछ बाद में बताऊंगा। तभी हम देखते हैं लाइक यहाँ पर हमारा यीशु जो आ जाता है और हेलो कहता है। अभी इसके हेलो कहते ही हमारे जो जितने भी मेंबर है तभी सभी के सभी हैरान हो जाते हैं, उसको घूर घूर के देखने लगते हैं। हमारा यीशु बोलता है क्या हुआ, आप लोग मुझे घूर क्यों रहे हैं। अभी इन लोग कुछ नहीं बोल पाते और हेलो ऐसे कहते हैं। अभी हमारा जो यीशु है वो इन सभी से मिलता है और लाइक इन लोग अपनी अपनी पहचान बता रहे हैं कि इन लोग कौन है करके। और अब इन लोग मिल लेते हैं। मिलने के बाद अब पार्टी स्टार्ट होती है और पार्टी इन लोग एंजॉय करने लगते हैं। अब सबसे पहले इन लोग अपना वही उस जो डांस फ्लोर है उस पे जाते हैं और एक म्यूजिक प्यारा सा बजने लगता है और इन लोग हल्का हल्का थिरकने लगते हैं। धीरे धीरे टाइम बीतने लगता है, लाइक इन लोग थोड़ा लेट ही आए थे और पार्टी स्टार्ट हो चुकी थी। और जो पार्टी थी वो नाइट के 11 AM मतलब 11 PM के बाद ही शुरू हुई थी। अब जैसे जैसे टाइम बीतने लगता है अचानक ही घड़ी में सिर्फ 3 मिनट बचा हुआ था। धीरे धीरे घंटा बजने लगता है टंग टंग टंग। और जैसे ही तीसरे मिनट का घंटा बजता है सीधे ही घड़ी में 12 बज जाते हैं और 12 बजते ही शुरू हो जाता है नए साल का दिन। जैसे ही नए साल का दिन शुरू होता है जोर से एक बम फूटता है जो कि आसमान में लाइक हल्का सा एक रॉकेट जाके फूटता है जो पॉप प्ले होता है। वहीं पर लिखा के आता है
हैप्पी न्यू ईयर 2025 ऐसे लिख के आता है और बहुत सभी खुश हो जाते हैं। अभी सभी एक दूसरे को न्यू ईयर विश करने लगते हैं, सभी एक दूसरे को हग करने लगते हैं, विश करने लगते हैं और सभी एक दूसरे से बात करने लगते हैं। हमारा बहन भी अपने दोस्तों से हैप्पी न्यू ईयर विश कर रहा था, रॉन्ग से भी हैप्पी न्यू ईयर विश करता। और यहाँ पर बहुत कम लोग आए हुए थे, ज़्यादा लोग नहीं थे, लाइक कम लोग ही आए हुए थे। अब ये सबसे इन लोग विश कर रहे थे। हमारा जो बहन है वो जीशु से भी हाथ मिलाता है हैप्पी न्यू ईयर जीशु करके, पर हमारा जीशु हमारे बहन को गले लगा लेता है और कहता है हैप्पी न्यू ईयर। वो ऐसे ही कहता है और वो ऐसे ही करता है, फिर वो अपने होठों को बंद कर देता है और अभी फिर से इन लोग पार्टी को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। अब इन लोग जैसे पार्टी को एंजॉय कर रहे हैं तभी हम अचानक से देखते हैं हमारे रॉन्ग जो कि यहीं पर पार्टी के पास ही खड़े थे, लाइक लोग जैसे एंजॉय करे तो वो थोड़ा साइड में ही खड़े हुए थे। हमारे रॉन्ग के पास एक शख्स आता है और रॉन्ग के कानों में कुछ कहता है। अभी अपना रॉन्ग उसकी ओर देख के हाँ में इशारा करता है और फिर उस शख्स के पीछे पीछे जाने लग जाता है। और फ़िलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा और मैं आप लोगों को समझाने में कामयाब हो पाई होंगी। और अगर मैं नहीं समझा पाई हूँ तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा या फिर चाहे तो आप लोग मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। मैं उसमें आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी। अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं कुछ और कहना चाहती हूँ पर सामने वाला कुछ और समझ जाता है, तो उम्मीद है आप लोग समझेंगे। और अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, सबसे पहले तो प्लीज़ मेरी गुशियांग को बर्थडे विश करना बिल्कुल भी ना भूलें। हैप्पी बर्थडे गुशियांग। और हाँ, साथ ही हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। फाइनली अब 2024 जा चुका है, लाइक जाने ही वाला है, 31 है ना, तो 2025 जाने ही वाला है, लाइक 24 जाने वाला है, 25 आने वाला है। तो हम अभी एक जगह पर रुके हुए हैं। उम्मीद है ये आने वाला साल आप सभी का बहुत अच्छा हो और गुशियांग आपका भी बहुत अच्छा हो और आपका जो सपना है वो सच हो जाए। और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आपको जो चाहिए वो सब कुछ मिल जाए। मेरी प्यारी गुशियांग, गुस्सैल गुशियांग बहुत मारती है ये लड़की वाकई में। अगर मैं गलती से बीमार पड़ जाऊँ और मैंने इसे गलती से बता दिया, हालांकि मैं कोशिश करती हूँ कि इसे ना पता चले कि मैं बीमार हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना अगर इसे पता चल गया, लाइक बीच में मेरा एक्सीडेंट हो गया था और जब इसे पता चला तो ये तो मेरी हालत ख़राब कर दी थी भाई। तभी मैं डरती उसको कुछ भी बतानी थी। ऐसा नहीं है कि मैं इसे नहीं बता सकती हूँ, बिंदास होकर बता सकती हूँ, पर जब ये मारने बैठती है ना दोस्तों, ऐसा लगता है बस कर, जब बहन कितना मार रही है बहुत हालत ख़राब हो जाती है। और क्योंकि ये मेरी छोटी बहन है तो इसे मैं ये भी नहीं कह सकती ए मारना नहीं, दूर रहना, बिल्कुल भी नहीं, इस पे मेरा जोर नहीं चलता। इसलिए मैं चुपचाप मार खाना ही प्रेफर करती हूँ। तो मैं तो फ़िलहाल हमेशा ही इससे मार खाती रहूँगी। आप सभी प्लीज़ मेरी गुशियांग को हैप्पी बर्थडे विश कर दीजिए, साथ ही हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। चलिए, अगर आपको ये पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, बस अभी के लिए इतना ही दोस्तों। मैं नेक्स्ट पार्ट में बाकी का आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी। उम्मीद है आप लोग कुछ तो फिर मैं बकवास शुरू कर दी। चलिए बाय बाय। मेरी गुशियांग को बर्थडे विश करना बिल्कुल भी ना भूलें।